दोस्तों, आजादी के बाद और विभाजन के समय महाराजा हरि सिंह के द्वारा जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भारत के साथ साइन करने में डिले किया जाता है, वैसे वैसे ही कथित पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, जो कि आदिवासियों की वेशभूषा में थे, जम्मू और कश्मीर पर हमला करते थे। लेकिन इसके जवाब में भारत इतनी तेजी से कोई भी कदम नहीं उठा पाता, क्योंकि उस समय भारत महाराजा के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हो जाने का इंतजार करता है। और कुछ दिन की देरी के बाद जब भारतीय सेना एयरलिफ्ट होकर जम्मू और कश्मीर में पहुंचती है, तो वो पाकिस्तानी कबीलियों को पीछे ढकेलना शुरू कर देती है। लेकिन होता कुछ यूं है कि माउंटबेटन की जगह पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये डिसीजन लेते हैं कि इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के सिवा कोई और सुलझा ही नहीं सकता, और वो जम्मू और कश्मीर के इस मुद्दे को यूएन में लेकर जाते हैं। और होता कुछ यूं है कि 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिजोल्यूशन नंबर 47 जारी किया जाता है और दोनों पार्टी को सीज फायर करने को कहा जाता है, और एक शर्त रखी जाती है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी फोर्सेस को हटाएं, जिससे कि जनमत संग्रह संभव हो पाए। लेकिन तत्कालीन जियोपॉलिटिक्स के कारण पूरा विश्व जहां कोल्ड वॉर से गुजर रहा था, तो ये मामला भी इसी कोल्ड वॉर के भेंट चढ़ जाता है, जहां पर भारत आसानी से पूरे कश्मीर को कबीलियों या यूं कहें कि पाकिस्तानी फोर्सेस से छुड़ा सकता था। आज तक के लिए ये मुद्दा अनसुलझा रह जाता है। दोस्तों, ये बात है 3 जून 1947 की, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की अपनी योजना को घोषित कर दिया था और पाकिस्तान एवं भारत की सॉवरेनिटी पर अब ब्रिटिश शासन 1947 में नए राज्यों के निर्माण के साथ समाप्त हो जाता है। अब इसी क्रम में 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी ब्रिटेन के क्राउन जॉर्ज 6 के द्वारा अनुमति दे दी जाती है, जिसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए जाएंगे। इस अधिनियम की शर्तों के तहत उस समय भारत में मौजूद 565 रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे भारत और पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल होना चुन सकते हैं, और यदि वो चाहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन अगस्त 1947 आते आते सिर्फ 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने अपना निर्णय ले लिया था, और ये रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। लेकिन कुछ समय बाद जहां पर हैदराबाद और जूनागढ़ का भारतीय संघ में जंग भी विलय हो जाता है, लेकिन कश्मीर का विलय भारत के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक और समस्याग्रस्त परिणाम देने वाला था। इन सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जम्मू और कश्मीर ही थी, और इस रियासत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम बाहुल्य थी, और यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू शासक थे। महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान में न मिलकर स्वतंत्र रहने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्य के मुसलमान भारत में शामिल होने से नाखुश होंगे, और अगर वह पाकिस्तान में शामिल हुए तो हिंदू और सिख असुरक्षित महसूस करेंगे। अब 11 अगस्त को इसी क्रम में महाराजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काग को बर्खास्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र काग जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कराने की वकालत किया करते थे। अब इसी बिंदु पर बहुत सारे इतिहासकार इस कार्रवाई की व्याख्या भारत में विलय की दिशा के प्रति महाराजा हरि सिंह के झुकाव के रूप में करते हैं, और इसी घटना के बाद उस समय की पाकिस्तानी सरकार को यह लगने लगा था कि महाराजा हरि सिंह भारत में विलय होने की तरफ झुक रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने उसी समय यह फैसला भी कर लिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा करके भारत में विलय होने की संभावना को वो समाप्त कर देंगे। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं कि उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर के महाराजा को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जुलाई 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा को पत्र लिख करके हर तरह के अनुकूल व्यवहार का उनसे वादा भी किया था, जिसके बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के पार्टी के नेताओं ने राज्य के प्रधानमंत्री की तारीफदारी भी की। अब ये वही प्रधानमंत्री थे जिसे राजा हरि सिंह ने बर्खास्त किया था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कश्मीर को स्वतंत्र रखने की तरफ झुकाव रखते थे। और समय के साथ साथ
विंगय पर जब महाराजा हरि सिंह कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं तो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने आर्थिक शिकायतों का फायदा उठाकर आंतरिक अशांति का फायदा उठाने की कोशिश की और इसके लिए वे स्थानीय मुसलमानों को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करने लगे और इसके लिए वे जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में गुप्त रूप से काम करना भी शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तानी अधिकारियों ने राज्य को ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालकर वहां निजी युद्ध छेड़ दिया था और ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ये मानती थी कि अगर भारत सीमा से जुड़े अगर किसी भी राज्य जैसे पंजाब में कोई भी सांप्रदायिक दंगा होता है तो ये आग भारत तक भी पहुंचेगी और अगर भारतीय आर्मी अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने में ही लगी रहेगी तो इसके आड़ में पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पर आसानी से कब्जा कर सकती थी क्योंकि उस समय ठंडक के मौसम में जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला उस समय मौजूद इकलौता रास्ता भी बंद हो जाया करता था और ऐसे में भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ने ही वाली थी क्योंकि कोई भी आर्मी उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। और इसी के बाद में सितंबर में मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खान सहित उत्तर प्रदेश प्रांत में मुस्लिम लीग के अधिकारियों ने संभवतः कश्मीर पर पठान आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण का आयोजन किया और कई सारे स्रोतों से ये भी संकेत मिलता है कि ये सभी योजनाएं उस प्रस्ताव पर बेस्ड थी जो कर्नल अकबर खान और सरदार शौकत हयात खान द्वारा तैयार किए गए थे और प्रस्ताव के आधार पर 12 सितंबर को प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है और एक योजना ये भी बनाई जाती है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पश्चिमी जिलों में सशस्त्र विद्रोह किया जाए और दूसरे में आदिवासी आक्रमण आयोजित करने का आदेश दिया जाता है। इन दोनों योजनाओं को एक साथ लागू करने का आदेश दे दिया जाता है और जल्द ही जम्मू का इलाका विभाजन की हिंसा की चपेट में आ जाता है और उसी समय के दौरान रावलपिंडी में भी मार काट की घटनाएं होती हैं और इसके बाद मार्च 1947 में रावलपिंडी और सियालकोट से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार की दर्दनाक कहानी लेकर भारत में आना शुरू करते हैं। इससे होता यह है कि जम्मू के मुसलमानों पर जवाबी हिंसा भड़क उठती है जिसकी सियालकोट में हो रही मारकाट के साथ बहुत सारी समानताएं थी। यदि हम देखें तो जम्मू के पूर्वी जिलों में भी सितंबर में जो हिंसा शुरू हुई थी वो अक्टूबर के आसपास आते आते मुसलमानों के व्यापक नरसंहार में बदल गई जो जम्मू और कश्मीर राज्य के हिंदू डोगरा सैनिकों द्वारा और स्थानीय हिंदुओं द्वारा किया गया था जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और पश्चिमी पाकिस्तान के पड़ोसी इलाकों से आए हिंदू और सिख शामिल थे और ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें कुछ मामलों में महाराजा हरि सिंह स्वयं इन्वॉल्व थे। इससे बड़ी संख्या में मुसलमान मारे जाते हैं और कुछ मुसलमान पश्चिम पाकिस्तान में भाग गए और जो भी मुसलमान वहां से भाग कर निकले उनका ये कहना था कि महाराजा ने ही जम्मू में हत्याओं का आदेश दिया था जिससे हुआ ये कि इसने मुसलमानों को उकसाने का काम किया जिससे पाकिस्तान में मुसलमान पुच्छ के विद्रोह में शामिल हुए और आज़ाद कश्मीर के निर्माण में मदद करने के लिए सामने आ गए। वहीं पर जम्मू के पश्चिमी जिलों में यदि हम देखें तो जो विद्रोही थे वे मुस्लिम सम्मेलन के नेता सरदार इब्राहिम के नेतृत्व में संगठित हो जाते हैं और उन्होंने 22 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया और 24 अक्टूबर को उन्होंने पांगंदीर में स्थित एक अस्थायी आज़ाद कश्मीर सरकार का भी गठन किया और इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने अगले प्रधानमंत्री के लिए जस्टिस मेहर चंद्र महाजन को चुना जिन्होंने 19 सितंबर 1947 को दिल्ली में आकर नेहरू और पटेल से मुलाकात की और उन्होंने ये अनुरोध किया कि आवश्यक आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति को किया जाए जिसे सितंबर की शुरुआत से ही पाकिस्तानियों के द्वारा अवरोध पैदा करके रोक दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज की भारत में शामिल होने की इच्छा है। हालांकि नेहरू ने ये मांग की कि जेल में बंद राजनीतिक नेता शेख अब्दुल्ला को जेल से पहले रिहा किया जाए और राज्य सरकार में शामिल किया जाए तभी वह राज्य को विलय की अनुमति देंगे। इस बात से सहमत होकर महाराजा हरि सिंह ने 29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया लेकिन महाराजा हरि सिंह की सेना सितंबर और अक्टूबर 1947 में आदिवासी हमले का सामना नहीं कर पाई क्योंकि आदिवासियों की संख्या महाराजा की सेना की संख्या से बहुत ही ज़्यादा अधिक थी और महाराजा की सेना के पास बंदूकें भी कम थी और साथ ही साथ
महाराजा हरि सिंह को अपने मुस्लिम सैनिकों के आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ रहा था। महाराजा हरि सिंह ने सैन्य सहायता के लिए उस समय दिल्ली से तत्काल अनुरोध किया, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर भारत को सेना भेजने से पहले महाराजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने की आवश्यकता थी। और इसी के बाद महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विनय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अगले दिन गवर्नर जनरल ने इस एक्सेशन को स्वीकार कर लिया और फिर भारत सरकार ने भी इस विनय पत्र को स्वीकार कर लिया। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने विनय के साथ यह प्रावधान भी जोड़ा था कि राज्य को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के बाद ये एक्सेशन लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि केवल लोग ही ये तय कर सकते हैं कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कोई भी महाराजा नहीं। यानी कि ये एक अस्थायी विनय था। और शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विनय का समर्थन किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अमीर कासिम के शब्दों में यदि हम कहें तो महाराजा के विनय पत्र पर साइन करने के बाद और लोगों के समर्थन के कारण भारत के पास सेना भेजने का कानूनी और साथ ही साथ नैतिक अधिकार भी था। और इसलिए 26 अक्टूबर को एक्सेशन साइन करने के बाद 27 अक्टूबर के शुरुआती घंटों में ही भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, जिन्होंने वहां पहुंचते ही श्रीनगर हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया। और श्रीनगर शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयंसेवकों के द्वारा हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर मुस्लिम्स के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हुए गश्त भी किया जा रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि ये वहां पर जो भी पत्रकार पहुंच रहे थे उनके लिए एक अविश्वसनीय दृश्य था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहर को सुरक्षित कराने के लिए भारतीय सेना के साथ काम भी किया था। और यदि हम देखें तो राज्य के पश्चिमी जिलों की विद्रोही सेना और पाकिस्तानी पख्तून आदिवासी बरमुंगा सेक्टर में तेजी से आगे उस समय बढ़ने लगते हैं। और कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयंसेवकों ने हमलावर को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला कश्मीर युद्ध 1948 के अंत तक चलता है। और पाकिस्तानी सेना ने विद्रोहियों को हथियार, गोला बारूद और अन्य जरूरती सामानों की पूर्ति भी की, जिन्हें आज़ाद सेना भी बाद में जाकर कहा गया। और यदि हम उस समय देखें, पाकिस्तान सेना के अधिकारी सुविधाजनक रूप से उस समय छुट्टी पर थे और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय सेवा के पूर्व अधिकारियों को सेवा की कमान के लिए फिर से भर्ती किया गया था। और जब 1948 में पाकिस्तानी सेना ने सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की सीमाओं की रक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर संघर्ष में प्रवेश किया, तब उन्होंने शुरुआत में ही ये योजना बनाई कि वे जम्मू की ओर भी बढ़ेंगे और घाटी में भारतीय बलों की संचार लाइनों को काटने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवंबर 1947 को जब माउंटबेटन जिन्ना के साथ एक सम्मेलन के लिए लाहौर गए, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उन सभी रियासतों में जहां शासक बहुसंख्यक आबादी के अनुरूप दोनों देशों में से किसी एक में शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद के साथ साथ कश्मीर भी शामिल था, उन सभी रियासतों के विलय का निर्णय लोगों की इच्छा के अनुसार लेना चाहिए। परंतु जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और यह कहा जाता है कि इस प्रस्ताव को ठुकराने से ही यह प्रतीत हो गया था कि जिन्ना ने कश्मीर को भी ठुकरा दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों और आदिवासियों ने 7 नवंबर 1947 को राजौरी पर कब्जा कर लिया, जिससे हुआ या कि 30,000 से अधिक हिंदुओं, सिखों, स्थानीय लोगों और विभाजन से आए शरणार्थियों का राजौरी में नरसंहार शुरू हो गया। अप्रैल 1948 में जब भारतीय सेना के द्वारा राजौरी पर पुनः कब्जा किया गया, तब ये मारकाट समाप्त हो पाया। और जब 25 नवंबर को पाकिस्तानी आदिवासियों के द्वारा फिर से हमला किया गया और मीरपुर पर कब्जा कर लिया गया, तो इस क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं, सिखों का मीरपुर में नरसंहार शुरू कर दिया गया। और एक अनुमान के मुताबिक कुल मिलाकर 20,000 से अधिक हिंदू और सिख मारे गए। इसके बाद बलात्कार और अन्य अपराध भी किए गए। और इन सभी के बावजूद जिन्ना के अनुसार भारत ने धोखाधड़ी और हिंसा के माध्यम से इस विनय को प्राप्त किया। इसलिए जनमत संग्रह उनके अनुसार अनावश्यक था और उनके अनुसार राज्य को उनकी बहुसंख्यक आबादी के अनुसार विनय करना चाहिए। और वह कश्मीर के बदले में जूनागढ़ से भारत में शामिल होने का आग्रह करने को तैयार थे। लेकिन बाद में जाकर जनमत संग्रह के लिए जिन्ना ने एक साथ सेना के वापसी की मांग की, क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी में और शेख अब्दुल्ला के सत्ता में रहते हुए औसत मुसलमान कभी भी पाकिस्तान के लिए वोट करने का साहस नहीं कर पाएगा।
और जब माउंटबेटन ने इस बात का जवाब देते हुए ये कहा कि जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा कराया जा सकता है, तो इस भरोसे से कि आक्रमण सफल होगा और पाकिस्तान जनमत संग्रह हार सकता है, जिन्ना ने प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया और कहा कि इसके बजाय गवर्नर जनरलों को इसे आयोजित करना चाहिए। परंतु माउंटबेटन ने यह कहा कि उनके संवैधानिक स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके इस मामले को आपस में सुलझाने लायक अब छोड़ा ही नहीं और शेख अब्दुल्ला को हटाने की जिन्ना की मांग को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू और लियाकत अली खां के बीच फिर से दिसंबर में मुलाकात होती है और इस मुलाकात में नेहरू ने लियाकत खान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत विवाद को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के भारत के इरादे के बारे में उन्हें सूचित किया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी भी जरूरी मुद्दे पर जिनका अनुच्छेद 35 में जिक्र है पर आकर्षित करने की अनुमति देता है। अब हम फिर से अपनी टॉपिक पर चलते हैं। तो उस समय नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं को 1947 से ही ये डर था कि भारत में अस्थायी विलय कश्मीर के अधिकांश मुसलमानों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। अब दोस्तों, इस बात को बीपी पटेल के राज्य मंत्रालय में सचिव रहे मेनन ने 1964 में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि भारत जनमत संग्रह के मुद्दे पर बिल्कुल बेईमान था। वहीं पर एजी नूरानी कश्मीरी लोगों की दुर्दशा के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं को दोषी मानते हैं, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि नेहरू मुख्य दोषी थे और कई हद तक मौजूदा तथ्यों के आधार पर यह कहा भी जा सकता है कि मुख्य रूप से इस सभी बर्बादी के कारण नेहरू खुद ही थे, क्योंकि अगर उन्होंने यह मामला भारतीय सैनिकों पर छोड़ दिया होता तो हो सकता था कि कुछ दिनों की देरी भले होती, लेकिन भारतीय सैनिक कश्मीर का अधिकृत हिस्सा वापस भारत में ले आते। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके संयुक्त राष्ट्र में जाने का निर्णय किया, जो कि शायद ही सबसे बड़ा गलत कदम था, क्योंकि पूरे विश्व में ये एक कहावत मशहूर है कि किसी भी मुद्दे की यदि आपको बर्बादी करानी हो तो आप उसे संयुक्त राष्ट्र में लेकर चले आओ। और इसके भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि शेख अब्दुल्ला के मना करने के बावजूद भी भारत इस मुद्दे को लेकर के यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में चला गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया जाता है और 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके तहत इमीडिएट सीज फायर की घोषणा की जाती है। और इसी रेजोल्यूशन में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस सभी आदिवासी लोगों या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तानी सेना के लोगों जो कि आदिवासी वेशभूषा में हैं उनको पाकिस्तानी सरकार तुरंत वापस बुलाए। और इस रेजोल्यूशन में इस बात का भी सबसे पहले जिक्र किया गया है जिसमें दोनों देशों को अपनी सेना को पीछे बुलाना है ताकि जनमत संग्रह कराया जा सके, जिससे ये भी पता हो सके कि कश्मीरी लोग भारत में विलय होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। अब इस रेजोल्यूशन के पास होने के बावजूद भी यदि हम देखें तो 1 जनवरी 1949 को जाकर के सीज फायर घोषित किया जाता है, जो कि फिर से दिखाता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए फैसलों को लागू कराने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं होता है। और आज के समय में अगर आप पाकिस्तानी सरकार से जाकर पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि जनमत संग्रह भारत नहीं करवाना चाहता, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का पहला ही स्टेप पढ़ने को तैयार नहीं होते जिनमें दोनों देशों को अपनी सेनाएं पीछे हटानी है। तो भारत तो ऐसा करने के लिए कब से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया विलय पत्र जो कि कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा साइन किया गया था, उसके अनुसार कश्मीर कानूनी रूप से भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए हम भारतीय उसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक के द्वारा गलत तरीके से कब्जा किया गया कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान जो कि गिलगिट बल्टिस्तान के हिस्से को आज़ाद कश्मीर बुलाता है, उसने आज तक डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं किया और बिना कश्मीर से पूछे कश्मीर का एक हिस्सा चीन को भी दे दिया। और आज़ाद कश्मीर में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रयास किया जाता है। और हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग यह कहते हुए पाए गए हैं कि खोलो कारगिल का दरवाज़ा, हम जा करके अपने इतिहास से मिल जाएंगे। अगर बृहद पिक्चर में देखा जाए तो कई सारी गलतियाँ भारत की तरफ से हुई हैं जिनकी वजह से कश्मीर आज पूरी तरीके से भारत का हिस्सा नहीं है, जिसमें चाहे वह कश्मीर में देर से सेना भेजने की बात हो या फिर इस मुद्दे को अपनी सेना पर ना छोड़कर
यूनाइटेड नेशंस में ले जाना हो, ऐसी कई सारी गलतियां थी जिनकी वजह से कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे में है। लेकिन जो हालात आज के टाइम में पाकिस्तानी कश्मीर के हैं, वह देख करके तो लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत को बिना कुछ किए अपने कश्मीर का एक अंग वापस मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।